फर्स्ट चैप्टर आफ्टर मिड टर्म डिफॉर्मेशन, ये सब की हेडिंग लिखी हो। थोड़ी सी बात की तो क्लास से निकाल दूंगा, जिस भी बच्चे ने थोड़ी सी बात की क्लास से निकाल दूंगा। नोटबुक बेटा, इतनी देर में आपने नोटबुक नहीं, बेटा जल्दी जल्दी नोटबुक निकालो, जल्दी नोटबुक बेटा, नोटबुक्स बेटा। क्लास में आके आप लोग बैठे हैं और आप नोटबुक्स नहीं निकाल रहे, ये ठीक बिहेवियर नहीं है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आफ्टर मिड टर्म डिफॉर्मेशन, जरा मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा, दोबारा बात ना करना। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर आफ्टर मिड टर्म डिफॉर्मेशन, इसमें पहली चीज नंबर 1 लिखे, चेंज ऑफ शेप एंड साइज, change of shape and size is called deformation. Change of shape और size is called deformation. and भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, deformation can be tensile। आपके पेपर में वर्ड यूज होगा टेंसाइल, तो टेंसाइल का आपको मतलब आना चाहिए। टेंसाइल का मतलब होता है, टेंसाइल कहते हैं इंक्रीज ऑफ लेंथ को, जहां पे लेंथ इंक्रीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल। डिफॉर्मेशन कैन बी टेंसाइल, दैट इज इंक्रीज ऑफ लेंथ, और इट कैन बी कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब होता है डिक्रीज इन लेंथ। तो जरा टेंसाइल का मतलब लेंथ का इंक्रीज होना, कंप्रेसिव का मतलब लेंथ का डिक्रीज होना। तो टेंसाइल भी हो सकती है और कंप्रेसिव भी हो सकती है। ये हो गया सेकंड पार्ट, शेप और साइज का चेंज, डिफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, डिफॉर्मेशन या तो टेंसाइल होगी या क्या होगी, कंप्रेसिव होगी। लेंथ के बढ़ने को कहते हैं टेंसाइल, लेंथ के कम होने को कहते हैं कंप्रेसिव। नंबर 3 पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, तो लिखें इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इस तरफ लिखना है आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बेटा बात सुनो, क्लास में आके बात नहीं करनी, ठीक है? आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। कल से जब आओगे तो बात नहीं करनी, आके बस बैठ जाओ, नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो। अच्छा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड देन यू हैव प्लास्टिक। दो चीजें, एक तो मैंने वीकेंड ऑन करने, वीकेंड में सैटरडे भी ऑन होगा, संडे भी ऑन होगा ऑनलाइन पे। उसकी रीजन ये है कि अगर मैंने आपको ना पढ़ाया तो आप लोग फेल हो जाएंगे। मिड टर्म मार्क करते हुए आपने कोई नई ही फिजिक्स लिखी हुई थी। अच्छा, दूसरी बात, एक तो हमारे वीकेंड्स ऑन होंगे, सैटरडे संडे को मैं खुद आपको पेपर कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि क्लास में थोड़ी सी शैतानी की क्लास के बाहर, और पहले मैं आपकी गंदी करूंगा, ठीक है? तो बात बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ी सी भी बात की बेइज्जत करूंगा, क्लास से निकाल दूंगा, क्योंकि अदरवाइज आप लोग पक्के फेल होने जा रहे हैं। अब सबके मैंने पेपर मार्क किए, कोई 2 या 3 बच्चे थे इनके पेपर में मैंने कहा इनको थोड़ा सा कुछ आता है, अदरवाइज मुझे इतने क्रॉसेस लगाने पड़े, मैं क्या बताऊं। तो आपने बहुत ही घटिया एग्जाम किया है, अब आप सुधर जाओ। अच्छा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और राइट साइड पे लिखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, पहले हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज, बेटा बातें ना करो, हमने डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया है। बेटा मैं बता रहा हूं आपको, डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया है और अभी हमने सिर्फ इतना लिखा है। इसकी बेशक पिक्चर ले लो और यहां से लिखना शुरू कर दो। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यू नो दैट, इसके नीचे लिखो डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डिफॉर्मेशन दैट इज रिकवरेबल। रिकवरेबल डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन दैट विल बी रिकवर्ड, उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, permanent deformation that cannot be recovered,
permanent deformation that cannot be recovered. परमानेंट डिफॉर्मेशन जो रिकवर नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल. कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट. चौथा कॉन्सेप्ट है, आप लिखें नंबर 4. यह आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या डिफाइन करेंगे? तो इसका हम लिखेंगे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is the point up to which limit of proportionality is the point up to which force and extension have a direct proportion. Limit of proportionality is the point up to which force and extension will have a direct proportion. तो इसके नीचे लिखो within the limit of proportionality. अगर हम होंगे विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो फोर्स और एक्सटेंशन का क्या रिलेशन बनेगा? फोर्स हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द एक्सटेंशन. ये आपने ओ लेवल में भी सीखा होगा. सो ये पॉइंट हो गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. देख दिया? तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा पॉइंट होगा जहां तक फोर्स और एक्सटेंशन का होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. यहां तक मैं आपके नोट चेक करूंगा लिखे या नहीं लिखे. देख लिए? हाँ हाँ, उसी का पार्ट. Within the limit of proportionality, force and extension have a direct proportion. देख लिया? कहाँ लिखा लिखा? ठीक है. तो जब तक हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विद इन होंगे तब तक फोर्स और एक्सटेंशन का होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेकिन आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्वेश्चन लिखो हाउ विल यू चेक. ये आपने ओ लेवल के एटीपी में भी किया हुआ है. हाउ विल यू चेक अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये आपने ओ लेवल के एटीपी में पढ़ा हुआ है. तो कैसे चेक करते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओ लेवल के एटीपी में? या तो हम रेशो फाइंड कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे. या तो क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे या फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करने के दो मेथड्स हैं. इसका आंसर लिखो. दो मेथड हो सकते हैं. पहला मेथड लिखो either find the ratio. रेशो क्या होता है? दो चीजों को डिवाइड कर दो. रेशो क्या होता है? दो चीजों को डिवाइड कर दो. either find the ratio, ब्रैकेट में लिखो कि रेशो का मतलब है फोर्स को डिवाइड कर दो किसके साथ? एक्सटेंशन के साथ. either find the ratio and if the ratio remains constant, if the ratio remains constant, then आपसे पूछा हुआ है कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन को चेक कैसे करेंगे. तो आपने कहा या तो आप रेशो फाइंड कर लो. रेशो का क्या मतलब है? फोर्स को डिवाइड कर दो एक्सटेंशन के ऊपर. एंड इफ द रेशो रिमेन्स कांस्टेंट देन फोर्स एंड एक्सटेंशन will have
then force and extension will have a direct proportion. ये हो गया एक मेथड. क्या करो, रेशो फाइंड करो. अगर रेशो हर जगह पे सेम होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वो इज व्हाट इज द सेकंड मेथड. और प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंशन. या फिर क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो किसका, फोर्स और एक्सटेंशन का. और प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंशन इफ द ग्राफ इज डैश. ये आप बताओ, ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा. इफ द ग्राफ इज डैश, ये डैश आप खुद फिल करेंगे. इफ द ग्राफ इज डैश then force is directly proportional to extension. हाँ जी, ग्राफ की प्रॉपर्टी बताओ. If the graph is a straight line through the origin, if the graph is a straight line through the origin, तो पहला मेथड रेशो फाइंड करो. दूसरा मेथड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंशन if the graph is a straight line, if the graph is a straight line through the origin, then force is proportional to extension. कहानी समझ आ गई. तो प्रोपोर्शनैलिटी को चेक करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड क्या है, रेशो फाइंड कर लो. दूसरा मेथड क्या है, ग्राफ बना लो. कॉपी हो गया तो आगे चलते हैं. बात समझ आ गई, ठीक है. अच्छा, अब ओ लेवल में आपने कॉन्सेप्ट सीखा था हुक्स लॉ. तो ए लेवल में भी वो आपके सिलेबस में है, लिखे हुक्स लॉ. हुक्स लॉ आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, मे भी आपको याद हो या ना हो. हुक्स लॉ, ठीक. हुक्स लॉ आपने डिफॉर्मेशन में पढ़ा था. अच्छा, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा. हुक्स लॉ का स्टेटमेंट यही होगा कि लिखें, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, Hooke's law is only valid within the limit of proportionality. तो जब भी आप हुक्स लॉ लिखेंगे, सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फोर्स एंड एक्सटेंशन will have a direct proportion. So within the limit of proportionality, force and extension will have a direct proportion. यहां तक कॉपी करो. अच्छा, अब अगर हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, लिखें जी मैथमेटिकली. Mathematically, F has a direct proportion with the extension. एक्सटेंशन को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, X से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, ये हर वक्त अप्लाई होगा या सिर्फ विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई होगा. विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल हैं तो हम उनको इक्वल करने के लिए क्या लगाते हैं. दो चीजें जब भी प्रोपोर्शनल है तो इक्वल करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं. तो क्या लगेगा यहां पे, F इक्वल्स टू K टाइम्स E. ठीक. अब इस इक्वेशन में K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन में K रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए K इज हुक्स कांस्टेंट. K क्या है बेटा, या तो हुक्स कांस्टेंट या फिर हम उसको कहेंगे
हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। सो के इज, या तो हम उसको कहेंगे हुक्स कांस्टेंट या फिर हम उसको कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, और दोनों नाम चलेंगे। कॉपी कर लो यहां तक सबने कॉपी किया हुआ हो? कर लिया? मेरे यहां तक कॉपी किया हुआ आपने? तो के क्या हो गया, हुक्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आपके सिलेबस में है। अगर हम के को सब्जेक्ट ना दें तो क्या बन जाएगा? फर्ज करें एफ इज इक्वल टू के इंटू ई में अगर आप के को सब्जेक्ट ना दें तो क्या बनेगा? तो लिखें के इज इक्वल टू एफ ओवर ई। ये के का हो गया सब्जेक्ट, ठीक। अब आप हुक्स कांस्टेंट को डिफाइन करें, लिखें हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन। हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन, या फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट इज रेशियो ऑफ फोर्स, बेटा बातें ना करो, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन, या फिर अगर आप लिख दें और इट इज फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। रेशियो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन या फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। एक्सटेंशन का यूनिट मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो के का यूनिट क्या हो सकता है? तो लिखो यूनिट ऑफ के कैन बी, यूनिट्स आप बता दें, यूनिट ऑफ के कैन बी डैश और डैश। बेटा मल्टीपल यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं अगर एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट ना करे। यूनिट कैन बी न्यूटन पर मीटर, यूनिट कैन बी, वी कैन राइट न्यूटन पर मीटर, या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर, या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर। सो हम न्यूटन पर मीटर यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं। कॉपी कर बच्चों, कॉपी कर लो जल्दी से। हो गया कॉपी? अच्छा, अब के फिजिकली क्या होता है? व्हाट इज द फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ के फिजिकली होता क्या है? तो उसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक देता हूं जो आप फिल फिल करेंगे। फर्ज करें अगर हमने के को फिजिकली अंडरस्टैंड करना है तो के फिजिकली क्या होगा? देखो, इफ अ स्प्रिंग इज, बेटा आवाज ना करो, इफ अ स्प्रिंग इज हार्ड एंड स्टिफ। अच्छा, हार्ड एंड स्टिफ का क्या मतलब? डिफिकल्ट टू एक्सटेंड या इजी टू एक्सटेंड? डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। तो इफ अ स्प्रिंग इज हार्ड एंड स्टिफ, which means that it is difficult to extend, तो इसका के हायर होगा या लोअर होगा? इसका जो के है वो हायर होगा। जितना कोई स्प्रिंग हार्ड होगा उतना उसका के क्या होगा? हायर होगा। सो इफ अ स्प्रिंग इज हार्ड एंड स्टिफ, then its k then its k will be, गलती से भी बात ना करना, मैंने एक बार देख लिया मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? आपके जो एग्जाम्स है वो ये बता रहे हैं कि यू शुड बी वेरी सीरियस। आप कोई बच्चा अगर शोर कर रहा है तो उसको क्लास से थोड़ी सी भी बात कर रहा है मैं निकाल दूंगा। If a string is hard and stiff, difficult to extend, then its k will be high, and vice versa. तो जितना कोई स्प्रिंग हार्ड होगा, डिफिकल्ट टू एक्सटेंड होगा, उतना उसका के क्या होगा? हायर होगा। सो के इज बेसिकली डिफिकल्टी इन एक्सटेंडिंग। फर्ज करें आपके पास एक स्प्रिंग है इस तरह का,
एक सॉफ्ट स्प्रिंग, और आपके पास एक स्प्रिंग है इस तरह का जो कि बहुत हार्ड और डिफिकल्ट टू एक्सटेंड है। इन दोनों में से किसका के हायर होगा, स्प्रिंग नंबर 1 का या स्प्रिंग नंबर 2 का? हाँ वो इस क्या कहते हो, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2, किसका के हाई होगा, किसका के लो होगा? सो विजुअल इंप्रेशन में दिस वन इज इजी टू एक्सटेंड, दैट वन इज डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। तो इसके साथ लिख लो कि इट इज इजी टू एक्सटेंड, इजी टू एक्सटेंड। बेटा ये वाला स्प्रिंग इजी टू एक्सटेंड है, वो वाला इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट टू एक्सटेंड, यानी कि इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए। तो इसके नीचे लिखो कि इसका जो के है वो लोअर होगा। जितना इजी टू एक्सटेंड होगा के उतना क्या होगा, छोटा होगा। जितना कोई चीज सॉफ्ट होगी, इजी टू एक्सटेंड होगी, उसका के क्या होगा, छोटा होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, लो के या हाई के? इसका के हाई हो, सो हायर के। जितना इजी टू एक्सटेंड के होगा लोअर, जितना डिफिकल्ट टू एक्सटेंड के होगा हायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब के की कैलकुलेशन की एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। के की कैलकुलेशन की एग्जांपल लिखो, एग्जांपल फॉर के। एग्जांपल लिखो कि a wire has a length of 80 centimeter when inextended. This is the original length. A wire when it is inextended has a length of 80 centimeter. उसके बाद लिखो कि length becomes 81.5 centimeter when a force of 100 Newton is applied. Length becomes 81.5 centimeter when a force of 100 Newton is applied. Find spring constant or Hooke's constant in Newton per meter. Find Hooke's constant और spring constant in Newton per meter. तो इसके आंसर में सबसे पहले तो आप लिखेंगे फार्मूला। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फार्मूला। किसका फार्मूला जो फाइंड करना है, के का फार्मूला। तो के इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सटेंशन। ठीक हो गया। अब फोर्स कितना है और एक्सटेंशन कितना है? एक्सटेंशन होगी एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। जरा L stands for extended length, L naught stands for original length, and E stands for extension. तो E equals to extended length is 81.5 centimeter. 81.5 centimeter. Original length is 80 centimeter. तो क्या आ जाएगा आंसर? 81.5 minus 80 is equal to 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखो। सेंटीमीटर टू मीटर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 पावर -2, और यूनिट क्या हो जाएगा फिर, मीटर। सो 1.5 सेंटीमीटर इज 1.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब हुक्स कांस्टेंट, K इज इक्वल टू फोर्स इज 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय, आसान कैलकुलेटर निकालो जल्दी, 1.5 इंटू 10 पावर -2। मुझे क्या आंसर आ रहा है, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर। बेटा आंसर बताओ, 666 या टेट्रा 6? 46। टेट्रा 6.67 न्यूटन पर मीटर। ठीक, कॉपी कर, हो गया कॉपी।
बेटा आप लोगों के पेपर चेक करने के बाद आपकी सिग्निफिकेंट फिगर की राउंडिंग ऑफ वाली हालत नहीं है, आप फिजिक्स सीख लो। आपके जब मैंने पेपर चेक किए तो आप में से तकरीबन 80% बंदों के यू ग्रेड्स हैं। तो मैं आपको क्या राउंडिंग ऑफ क्या वो डिस्टिंक्शन के लिए होता है, आप चुप करके ये लिखो। देख लिया? हाँ बच्चों हो गया? बेटा कर लिया? अच्छा वैसे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करेंगे, बेटा बस कर दो। आप लोगों के जो मैंने पेपर चेक किए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूंगा, ठीक है? तो आपने मेरे मुझसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करना, फजूल बात बिल्कुल ना करो और फोकस करो। बेटा मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, सीधे होके बैठो। अच्छा अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं तो 100 में इट कैन बी 1 और इंस्ट्रूमेंट बेस 3 तक हो सकते हैं, 1.5 में 2। तो हम 1.5 को अगर फॉलो करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 6700 न्यूटन पर मीटर। अगर आप इस तरह आंसर लिख दें कि आपके नंबर कटेंगे, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो आप राउंडिंग ऑफ ना भी करें तो काम चल जाएगा। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि बेटा नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि बेटा आवाज बिल्कुल ना करो। ये है रूफ और इसके साथ हमने एक वायर के साथ एक बॉक्स को हैंग किया हुआ है। ये बना दो बेटा। हमने एक वायर के साथ क्या किया हुआ है? एक बॉक्स को हैंग किया हुआ है। अब यहां पे अगर हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो बॉक्स का वेट होगा mg। बॉक्स का वेट क्या हो गया? mg। रोप के अंदर टेंशन हो गई T। बॉक्स का वेट हो गया mg और रोप के अंदर टेंशन क्या हो गई? T हो गई। बना दो। T इज द टेंशन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट फॉर हुक्स लॉ। अगर हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, mg is equal to ke is always correct. Option B, T is equal to ke। अच्छा हुक्स लॉ में होता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, बट विच फोर्स? फोर्स तो mg भी है, फोर्स तो T भी है, तो वो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। T is equal to ke is always correct। ऑप्शन का सी लिखो। mg minus T is equal to ke, थोड़ा तेज लिखना है, is always correct। उसके बाद ऑप्शन डी, T minus mg is equal to ke is always correct। चलें जी हम स्टार्ट कर लेते हैं अली शेर से। अली शेर कौन सा ऑप्शन? अबान कौन सा ऑप्शन? सी। आमना बेटा कौन सा ऑप्शन? कोई भी सिलेक्ट कर लो, कुछ नहीं होता। सी। कौन सा ऑप्शन? मुझे कौन सा ऑप्शन? सी। कोई बच्चा जिसको लगे कि सी नहीं है आंसर? चले मैं पहले गलत आंसर्स को क्रॉस कर देता हूं। दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। रह कौन सा गया? डी। सो एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द टेंशन, एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द टेंशन। अब थोड़ी सी डिस्कशन, क्या ऐसा हो सकता है कि वेट और टेंशन इक्वल ना हो? यस और नो। क्या ऐसा हो सकता है कि वेट और टेंशन इक्वल ना हो? द आंसर इज यस। सो इफ यू पुट इट इन वाटर, फॉर एग्जांपल अगर आप ये सारी अरेंजमेंट वाटर में डाल दो तो क्या होगा? दे विल बी डिफरेंट। आप इसको यूं सोचें, फर्ज करें हम इस डब्बे को पानी में डाल देते हैं तो पानी क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। उसके इसमें टेंशन और वेट क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ये पूरी अरेंजमेंट एक लेफ्ट के अंदर है
और लिफ्ट वर्टिकली एक्सलेरेट कर रही है। जब लिफ्ट वर्टिकली एक्सलेरेट करेगी तब भी टी और एम जी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो टी और एम जी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हुक्स लॉ की इक्वेशन में जो हम फोर्स यूज करते हैं, इट्स द टेंशन। हुक्स लॉ की इक्वेशन में जो हम फोर्स यूज करते हैं वो क्या होती है, टेंशन होती है। तो T इज इक्वल टू के ई इज ऑलवेज करेक्ट। टेक कर लो, फिर मैं इसके नोट्स लिखवा देता हूं। टेक कर लो पहले, कर लिया टेक। So it's not mg, it's not mg minus t, it's not t minus mg, it is always t is equal to ke। अब इसके नीचे लिखो, लिखो के according to Hooke's law, according to Hooke's law, मेरे साथ ही लिखते जो, according to Hooke's law, tension is equal to k times E। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि टेंशन जो है वो के ई के क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन इसके बाद एक बात और भी लिखनी है। हाउएवर, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि एम जी इज इक्वल टू के ई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कहा हुआ है कि इज ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए ऑलवेज लिखा था। एम जी इज इक्वल टू के ई भी वैलिड हो सकता है अगर एम जी और टी आपस में इक्वल होंगे। ये सेंटेंस आपने समझना है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, टेंशन इज इक्वल टू के ई, हाउएवर एम जी इज इक्वल टू के ई कैन, मैंने यहां पे विल नहीं लिखा, कैन लिखा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, कैन ऑल्सो अप्लाई इफ एम जी, बेटा आवाज ना करो, एम जी इज इक्वल टू टेंशन। अगर एम जी और टेंशन, अगर वेट और टेंशन इक्वल हो जाए तो फिर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब मैं रिपीट करता हूं, टेंशन इज इक्वल टू के ई हर वक्त ठीक होगा। टेंशन इज इक्वल टू के ई क्या होगा, हर वक्त ठीक होगा। असल इक्वेशन क्या है, टेंशन इज इक्वल टू के ई। एम जी इज इक्वल टू के ई भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एम जी जो है वो टेंशन के इक्वल होगा। और एम जी टेंशन के इक्वल कब होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके नीचे लिखो, लिखो एम जी विल बी इक्वल टू टेंशन कब, जब क्या होगा, इक्विलिब्रियम। एम जी विल बी इक्वल टू टेंशन कब, इफ इट इज इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो एम जी और टेंशन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बेटा बात ना करो ना, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हम हुक्स लॉ की बात करते हैं तो टेंशन किसके इक्वल होगा, के ई के। तो उसमें हम टेंशन यूज करेंगे। एम जी हम तब यूज कर सकते हैं अगर एम जी क्या होगा, टेंशन के इक्वल होगा। अगर एम जी टेंशन के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में हम एम जी यूज नहीं कर सकते। कॉपी हो गया यहां तक? अब इसकी एक एग्जांपल लिखो जल्दी से, एग्जांपल लिखनी है जल्दी से। यहां पे बना दो एक रोप, रोप के साथ बना दो एक बॉल, जल्दी से बना दो। लिखो हुक्स कांस्टेंट ऑफ द रोप, थोड़ा तेज लिखना है। हुक्स कांस्टेंट ऑफ द रोप इज 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। Hooke's constant of the rope is 100 Newton per centimeter. Mass of the ball was 20 kg. बेटा बॉल का मास कितना है, 20 kg। नीचे लिखो द अरेंजमेंट, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। द अरेंजमेंट वाज इन अ लिफ्ट, ये आपने बॉल हैंग की हुई है लिफ्ट के अंदर छत के साथ। द अरेंजमेंट वाज इन अ लिफ्ट that was that was moving that was moving up with that was moving up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ और किस एक्सलेशन से जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड एक्सटेंशन,
अब इस क्वेश्चन के स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप होगा आप टेंशन फाइंड करेंगे, दूसरा स्टेप होगा आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये आपने खुद करना है, शाबाश। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। होप्स कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 न्यूटन के साथ आपको मिलेगी 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन। लेकिन अरेंजमेंट है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने बताना है एक्सटेंशन क्या होगी, पहले टेंशन निकालो फिर फार्मूला लगाओ। हाँ सही करेगा। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। बेटा बातें कम और क्वेश्चन ज्यादा थी। पहले टेंशन निकाले ना, टेंशन आ जाए फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा जी, अबान मिलके करते हैं, बोर्ड पे देखो। अबान लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम टेंशन निकालेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द टेंशन। तो आप यूं करें, लिखें टेंशन, ये लिख लो सबसे पहले, टेंशन इज इक्वल टू के। क्या हुआ? टेंशन इज इक्वल टू के। अब पहले हम टेंशन फाइंड करते हैं। सो फोर्सेस ऑन द बॉल, बेटा आवाज ना करो प्लीज, ये रो। अच्छा, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द बॉल? देयर आर टू फोर्सेस एंड दे आर, बॉल का वेट नीचे की तरफ बनाते जाओ और बॉल पे टेंशन ऊपर की तरफ। अच्छा, मोशन किस तरफ है, ऊपर या नीचे? मोशन है ऊपर, तो मोशन है बेटा ऊपर की तरफ। तो हमारा रूल क्या था? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी पॉजिटिव, फोर्स अगेंस्ट द मोशन विल बी नेगेटिव। मोशन ऊपर की तरफ। एक्सलेरेशन या डिसेलरेशन? एक्सलेरेशन। कितना एक्सलेरेशन? एक्सलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेरेशन ऑफ +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गई यहां तक समझ? अब इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन इज द फॉरवर्ड फोर्स, वेट इज द बैकवर्ड फोर्स। टी माइनस एम जी, इसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहेंगे इसको? रिजल्टेंट फोर्स। मोशन ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर मोशन नीचे की तरफ होगा फिर एम जी माइनस टी। मोशन ऊपर तो टी माइनस एम जी, मोशन नीचे तो ठीक है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी। हमें क्या चाहिए? टी चाहिए, तो टी क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। एम की जगह क्या पुट करेंगे? मैस कितना है बॉल का? 20 kg। तो 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 9.81। हाँ जी, आंसर बताओ। 230। ठीक है, टेंशन आ गई 236.2 न्यूटन। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन यहां तक? आगे समझ? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर के का यूनिट, ये बोर्ड पे देखो जरा, अगर के का यूनिट होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो आप बताओ कि ई का यूनिट क्या होगा? जल्दी से बताओ। ई का यूनिट होगा सेंटीमीटर, ये बात याद भी रखनी है। अगर के का यूनिट होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो ई का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ई का होगा सेंटीमीटर। अच्छा, अगर के का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, तो बात फिर ई का यूनिट क्या होगा? मीटर। बात समझ आ गई? तो जो के का यूनिट, ई का यूनिट उसी तरह से होगा। अगर के का यूनिट न्यूटन पर मिलीमीटर होगा, तो ई का यूनिट जल्दी से बताओ। ई का यूनिट होगा मिलीमीटर। तो आप के का जो भी यूनिट कोट करेंगे, ई का आपको वही यूनिट मिलेगा। अब के का क्या यूनिट की माने आपको? न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो लिखो टेंशन इज इक्वल टू के टाइम्स ई। टेंशन की जगह 236.2 न्यूटन। टेंशन क्या हो गई बेटा? 236.2 न्यूटन। आपने निकाली है ना अभी? हाँ बताओ क्यों होगा। बेटा एक बात याद रखो, आप जी को एज अ मैग्नीट्यूड यूज करते हो। जी किस तरह यूज होता है? एज अ मैग्नीट्यूड।
वेट के फार्मूला में जी का कभी साइन नहीं होता, जब आप mg लिखेंगे साइन यहां पे होगा, g विल बी यूज्ड एज अ मैग्नीट्यूड। यहां पे बात क्लियर कर दो, g इज यूज्ड एज अ मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन लिखते हुए हमने डाउनवर्ड्स को काउंट कर लिया या नहीं कर लिया? इक्वेशन लिखते हुए हमने डाउनवर्ड्स का नेगेटिव लगा दिया या नहीं लगा दिया? अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जी का नेगेटिव था वो आप यहां पे लगा चुके हैं। जो जी का नेगेटिव था, जो जी का आपने बाद में नेगेटिव लगाना था, वो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, तो 236.2 इज 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर into E. E is 0.2 over 100, 2.362 सेंटीमीटर। बेटा एक बार देख लो, 2.362 सेंटीमीटर। तुम्हें समझ आ गई नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? नेगेटिव हम ऑलरेडी लगा चुके